हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं, मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, जो कि कल हम एक वीडियो क्लास कर चुके हैं। आप इसे वॉल्यूम 2 समझ लीजिए और आज हम इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी ये नहीं है और बड़े प्रश्न में आ सकती है, अथवा छोटे प्रश्न के रूप में रेसिप्रोकल डिमांड पूछा जा सकता है, अथवा केवल ऑफर कर्व के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम जो है कल इसमें वहाँ तक बढ़ गए थे कि मार्शल ने यह ऑफर कर्व वाला एक सिद्धांत दिया था, जिसको प्रयोग करके और मिल के प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत को समझाया जाता है। अजम्पशंस भी हम देख चुके थे और रेसिप्रोकल डिमांड क्या होती है ये भी थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ आपको कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जब एक देश अपनी आयातों की मात्रा के बदले में कितने निर्यातों की मात्रा प्रस्तुत करने को तैयार है, इसे ही रेसिप्रोकल डिमांड कहते हैं और प्रतिपूरक मांग कहते हैं। और प्रतिपूरक मांग वक्रों को द्वारा, जिसको हम ऑफर कर्व भी कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऑफर कितना ऑफर कर रहा है निर्यातों की मात्रा कितने आयातों के बदले में। तो एक प्रकार से ऑफर कर्व थियरी जो है मिल की, वो न केवल मांग पक्ष को बल्कि पूर्ति पक्ष को भी पूरी तरह दर्शाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में। इसलिए जो व्यापार का एक अधूरापन था स्मिथ के और रिकार्डो के सिद्धांत में, जिसमें केवल पूर्ति पक्ष की चर्चा की गई थी, मांग पक्ष को उपेक्षित छोड़ दिया गया था, तो मिल का सिद्धांत जो है वो उस क्षतिपूर्ति को पूरा कर देता है। और इस प्रकार से मिल के सिद्धांत को एक विकल्प के रूप में न समझकर हम तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत के विकास के या संशोधन के रूप में मान सकते हैं। तो प्रतिपूरक मांग वक्रों के द्वारा या रेसिप्रोकल डिमांड थियरी जो है वो किस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिसाइड करने में मदद पहुंचाती है, यह हम कल देख चुके थे कि किसी देश की मांग की तीव्रता या उसकी लोच के द्वारा ही उसका आयात और निर्यातों की विनिमय दर निर्धारित होती है। फॉर्मूला हम देख चुके थे, कैसे निकालते हैं मांग की लोच इसमें ऑफर कर्व के संदर्भ में, वो भी हम जान चुके थे। आज जो है वो हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ऑफर कर्व कैसे बनाते हैं या इसका रेखा चित्रीय जो विश्लेषण है मिल की थ्योरी का, वो आपको परीक्षा में किस तरह करना है, ये स्लाइड अब आपके सामने खुली हुई है। एग्जाम्पल हम कल ही देख चुके थे, दो देश हमने लिए थे, भारत और इंग्लैंड। भारत गेहूं की पैदावार में विशिष्टीकरण कर रहा है और इंग्लैंड जो है वो कपड़े की प्रोडक्शन में विशिष्टीकरण हासिल कर रहा है। और इस तरह दोनों जो है वो आपस में व्यापार करेंगे। भारत गेहूं का निर्यात करेगा और इंग्लैंड कपड़े का निर्यात करेगा, बदले में एक दूसरे की वस्तुओं का दोनों आयात कर लेंगे। तो ये जो डायग्राम आपके सामने है उसमें आप देखिए एक्स अक्ष पर लिखा है इंडियन व्हीट, यानी कि ये जो मूल बिंदु है उसमें एक्स अक्ष पर भारत की निर्यात योग्य वस्तु ली गई है, क्योंकि व्हीट भारत का निर्यात योग्य प्रोडक्ट है। इसी तरह वाई अक्ष पे इंग्लैंड क्लोथ लिखा हुआ है, यानी कि इंग्लैंड की जो विशिष्टीकृत वस्तु है जिसका वो निर्यात करने वाला है व्यापार के बाद, वो है कपड़ा या क्लोथ, जिसको वाई अक्ष पे लिया गया है। डायग्राम में ओ आई एक वक्र बना हुआ है ओ आई, और दूसरा उसके ऊपर बना हुआ है ओ ई। तो ओ आई भारत का प्रस्ताव वक्र या ऑफर कर्व है और ओ ई जो है वो इंग्लैंड का ऑफर कर्व या प्रस्ताव वक्र है। हमें यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जहां हम किसी देश की निर्यात योग्य वस्तु ले रहे हैं, उसका ऑफर कर्व, उस देश का ऑफर कर्व दूसरे अक्ष की तरफ मुंह खुला होगा उसका, है ना, इसे इस तरीके से बनाते हैं। और दोनों वक्र जो है
जहां एक दूसरे को काटते हैं, मान लीजिए इसमें टी बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ओ ई और ओ आई, तो टी बिंदु पर जो है वो दोनों की निर्यात योग्य मात्रा इज इक्वल टू आयात योग्य मात्रा हो जाती है, यानी कि बैलेंस आ जाता है व्यापार में। जितनी निर्यात के लिए मांग है उतनी ही आयात के लिए मांग उसकी उस देश के बराबर हो जाती है, और दोनों देश जो है वो यहाँ संतुलन में आ जाते हैं। इससे पूर्व भी कोई बिंदु पर कोई देश रह सकता है, या इसके पश्चात तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों देशों को लॉस होगा। तो इससे पूर्व जैसे जैसे कोई देश अपने ऑफर कर्व से दूसरे देश के अक्ष की तरफ जाएगा, तो स्वयं उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी विनिमय दर उसके पक्ष में हो जाएगी। और यदि वो अपने अक्ष की तरफ आता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो विनिमय दर है वो उसके प्रतिकूल हो जाएगी और व्यापार में उसे पहले की तुलना में नुकसान होगा। अतः हर देश का प्रयास यही होता है कि वह दूसरे देश के अक्ष की तरफ अपने ऑफर कर्व को ले जाए, यानी कि वह दूसरे देश से आयात करने की मात्रा के बदले में निर्यात करने वाली मात्रा कम ऑफर करे। ठीक है, लेकिन ऐसा वो तभी कर पाने में समर्थ होगा, या अपनी विनिमय दरों को अपने पक्ष में कर पाने में तभी समर्थ हो पाएगा जब मांग की स्थितियां, यानी उसके प्रोडक्ट की मांग विदेशों में कैसी हो, या तो बेरोजगार हो कि आप कितनी प्राइस बढ़ा भी दो तो वो कम नहीं कर पाएगा मांग, यानी उसको करनी पड़ेगी, उसकी जरूरत है ना, या अधिक लोजदार हो तो आप थोड़ी सी भी प्राइस में कमी करके उनके द्वारा मांगी गई मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। तो इस तरीके से विनिमय दरों को अपने पक्ष में करना और दूसरे के प्रतिकूल करना, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रैक्टिस होती है, और हर देश जो है इस प्रैक्टिस पे काम करता है। खुद ज़्यादा लाभ कमाने के लिए बहुत सारे तरीकों का हर देश इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्टीमेटली यदि सभी देश ऐसा करने लग जाते हैं, संरक्षणात्मक व्यापार नीति अपनाने लग जाते हैं कि निर्यात तो बढ़ाएंगे और आयात घटाएंगे, या किन्हीं और तरीकों से विनिमय नियंत्रण कर लेंगे, या आयात कोटा लगा देंगे, या प्रशुल्कों की मात्रा जो टैक्स लगता है सीमाओं पे, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं, उसको बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से प्रतिबंध लगाने से अल्टीमेटली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वॉल्यूम का ही नुकसान होना है, और एक न एक दिन उस देश के प्रति भी दूसरे देश भी क्या करेंगे, रिटेलिएशन करेंगे, यानी कि वो जैसी नीति अपनाएगा उसका प्रतिरोध भी दूसरे देश कभी न कभी करेंगे, और अल्टीमेटली अंत में इस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ को नुकसान होगा, या उसके लाभ कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑफर कर्व्स हम बनाते हैं और इस तरीके से संतुलन दिखा देते हैं। इसमें मुझे अभी कमी लग रही है बोर्ड और क्लास की। यदि बोर्ड होता और इस तरीके से क्लास हो रही होती तो मैं आपको ऑफर कर्व की शिफ्टिंग भी करके बताती, लेकिन अभी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेट्स होप कि जल्दी ही क्लासेस आपकी चालू हो जाएं और हम बोर्ड और चौक का इस्तेमाल करके या कैसे भी आपके सामने इनको बना के दिखा के इनकी शिफ्टिंग भी बताऊं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकली भी बता सकते हैं कि किस तरह यदि ऑफर कर्व शिफ्ट होगा किस तरफ तो उसका लॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से जब निकालते हैं तो जो एंगल है वो ज़्यादा एंगल का मतलब ये है कि अब वो फायदे में है, और कम एंगल का मतलब है कि वो नुकसान में है। तो ये सब हम जब क्लास होगी तब देखेंगे। अभी हमारी लिमिटेशंस हैं, तो मैंने कोशिश की है पूरी की किस तरीके से आपको ऑफर कर थ्योरी समझा दी जाए। इसका एक पीडीएफ भी, यानी सेम इस स्लाइड का पीडीएफ नहीं है ये, तो आपको आप पीपीटी देख के भी समझ सकते हैं। एक अन्य नोट्स हैं जेएस मिल की थ्योरी के, वो मैं पीडीएफ में बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको मदद हो जाएगी। तो अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, मिल की पारस्परिक मांग के सिद्धांत की आलोचना की तरफ। तो निम्नलिखित आधारों पर बहुत सारे आलोचक जो हैं मिल के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। नंबर 1 ये
मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम किसी सिद्धांत की आलोचना करते हैं तो उसकी मान्यताओं पर आधारित आलोचनाएं ही होती हैं, क्योंकि मान्यताएं वो लिमिटेशंस हैं जो उस सिद्धांत की सीमाएं बताती है, और सीमाओं की ही सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है कि यह सिद्धांत इन सीमाओं की वजह से हर परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता। तो सबसे पहली इसकी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित आप आलोचना करेंगे। जो सबसे पहली है कि इन्होंने कहा है कि परफेक्ट कंपटीशन लागू होगा साधन बाजार में भी और वस्तु बाजार में भी। तो आलोचक कहते हैं व्यवहार में परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाता, एक काल्पनिक और अति आदर्शात्मक स्थिति है। दूसरा, पूर्ण रोजगार की मान्यता ये लेके चले हैं साधनों की, यानी यदि श्रम ही उत्पादन का साधन है तो वो पूर्ण रोजगार लेवल पे है, यह भी अवास्तविक मान्यता है। दूसरा, व्यापार में केवल दो देश और दो वस्तुएं और ये संलग्न नहीं होते, वरन बहु देश और बहु वस्तुएं व्यापार में संलग्न रहती हैं, इसलिए ये मॉडल की लिमिटेशन है। नेक्स्ट जो है, मिल ने अत्यधिक जो बल है वो मांग पक्ष पर और मांग की लोच सिद्धांत पर ही दे दिया है सारा का सारा बल। पूर्ति पक्ष की एक तरीके से उसने उस पर कम ध्यान दिया है या थोड़ी उपेक्षा की है। तो जो सप्लाई साइडर्स इकोनॉमिस्ट है वो इसकी आलोचना करते हैं कि मांग मांग कितनी ही हो, मांग की लोच भी कितनी ही हो, हमारे सामने सब कुछ रखा हो, लेकिन यदि कोई देश किसी दूसरे देश की मांग की पूर्ति ही नहीं कर पाए तो मांग की लोच कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा था, पूर्ति पर इक्वली ध्यान देना चाहिए था। तो इस तरीके से व्यापार की शर्तों पर केवल मांग पक्ष का ही नहीं वरन निम्न चार जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनका प्रभाव पड़ता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, इक्वली दोनों महत्वपूर्ण हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स। तो सभी पक्षों पर बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। एक अर्थशास्त्री है ग्राहम, उन्होंने मिल के सिद्धांत के पारस्परिक मांग पहलू की आलोचना की है। उसने कहा है कि अतिरंजित यानी कि बहुत ज़्यादा ही उस पर ध्यान दे दिया है दोनों की देशों के पारस्परिक मांग पक्ष को। तो यह जो है वो तुलनात्मक लागत वाली जो स्थिति है उसकी इसने उपेक्षा कर दी है, यानी लागतों से बिल्कुल ध्यान ही हट गया है और सारा का सारा ध्यान जो है वो दोनों देशों की पारस्परिक मांग पे चला गया है। जैकब वाइनर ने सिद्धांत को अपूर्ण कहा है और अपर्याप्त कहा है, इस प्रकार से आलोचना की है। शेडवेल ने सिद्धांत की यह कहकर आलोचना की है कि इस सिद्धांत में विनिमय अनुपात जो है एक ऐसे बिंदु पर तय किया गया है जहां आयात और निर्यात का मूल्य एकमात्र रूप में संतुलित है, यानी कि एक विनिमय दर पे उसको संतुलित करके बता दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देशों के मध्य हो सकता है 100 या 50 या 40 तरह के कॉम्बिनेशंस हों, विनिमय दरें हों। आज किसी एक विनिमय दर पे व्यापार हो रहा है, कल दूसरी पे, यानी कि स्थिर विनिमय दरें नहीं रहती है, हमेशा फ्लेक्सिबल विनिमय दरें रहती हैं, जिसकी इसने उपेक्षा की है। और बेस्टेबल हालांकि एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो इन आलोचनाओं से सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मिल के सिद्धांत का पक्ष लेते हुए कहा है कि यह न केवल संतुलन को बताता है बल्कि उन ताकतों के बारे में भी बताता है, उन शक्तियों, उन फोर्सेस के बारे में भी चर्चा करता है जो संतुलन लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। तो वो मांग और पूर्ति शक्तियां होती हैं जो संतुलन लाती है हमेशा, और ये सिद्धांत जो है वो इक्वली उन दोनों को चर्चा करके संतुलन की व्याख्या करने में समर्थ हुआ है। तो बेस्टेबिल ने उसका महत्व भी बता दिया है, और अंत में आपका ये मिल का जो थ्योरी है वो खत्म होता है सिद्धांत। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है उठाएंगे जिसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पीडीएफ बना के ही ज़्यादा डाल दूँ, क्योंकि उसमें डायग्राम्स बहुत है। अवसर लागत का सिद्धांत है हैबरलर का। निश्चित ही आपने जब माइक्रो पढ़ी है तो उसमें आपने अवसर लागत का सिद्धांत पढ़ा है एमए प्रीवियस में। तो सबसे पहले तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप अपनी पुरानी पिछले साल की माइक्रो की किताब उठा के अवसर लागत किसे कहते हैं,
कैसे ज्ञात करते हैं, कितने तरह की होती है ना। जब उत्पत्ति के नियम लागू होते हैं तो उसी हिसाब से वर्तमान प्रतिफलों के साथ अवसर लागत, रासमान और स्थिर प्रतिफलों के साथ। तो ये सारा आप एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपको हेबरलर का सिद्धांत तुरंत समझ आ जाएगा। अन्यथा उसमें डायग्राम्स बहुत हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको उसका पीडीएफ फॉर्म में ही व्हाट्सएप पे शेयर कर लूँगी। और नेक्स्ट पीपीटी देखते हैं कितना मैटर कैसे कलेक्ट हो पाता है, उस हिसाब से बनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़